गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ रहे हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। चैप्टर 1 हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था। हमने पेज नंबर 1.33 तक समझ लिया था लास्ट क्लास में। हम इसी पेज पे लास्ट पॉइंट बचा है, नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटल रिसिट वर्सेस रेवेन्यू रिसिट टेस्ट टू बी अप्लाइड। आप पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स में भी आप पढ़ते हैं। कैपिटल रेवेन्यू रिसिट मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से पैसा आपको मिलता है वो रेवेन्यू इनकम होती है, रेवेन्यू रिसिट होती है। और कैपिटल एसेट मतलब जो अदर देन डे टू डे एक्टिविटी है, जो एबनॉर्मल सिचुएशंस में होता है, जैसे कोई फिक्स एसेट बेच दी, लैंड बिल्डिंग वगैरह, उससे जो पैसा मिलता है वो कैपिटल एसेट होता है, राइट। क्योंकि टैक्स में अभी आप पढ़ेंगे आगे, रेवेन्यू रिसिट पे अलग रेट से टैक्स लगेगा और कोई कैपिटल गेन होगा तो अलग रेट से टैक्स देना होता है। इससे हम रिसिट को जो पैसा मिलता है उसे दो कैटेगरी में बांटते हैं टैक्स वाले। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर इनकम तो इनकम ही है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। हाँ, ऑब्वियसली इनकम है, पर दोनों पे टैक्स की रेट डिफर होती है। वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए इनकम को दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, हम यही पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कैसे पता चलता है कि कोई रेवेन्यू इनकम है, कैपिटल इनकम है। तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है ढंग से आपको, वही अकाउंट्स का ही लॉजिक है जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन एंटर इनटू कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर एक पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप डे टू डे एक्टिविटी से कमाते हैं, जो आपका मेन मोटिव है जिसके लिए आपने बिजनेस खोला है, उससे जो आप कमा रहे हैं वो तो रेवेन्यू होगा। और अदर देन डे टू डे एक्टिविटी है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन से लैंड बेच दी, बिल्डिंग बेच दी आपने, वो कमा रहे हैं, तो वो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा। प्रॉफिट अराइजिंग, अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता है फ्रॉम ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन समझते हैं यहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें इनफ्लो आउटफ्लो होता है कैश का, विच आर एंटर इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के दौरान आप कर रहे हैं, रेगुलरली कैरिड बाय एसएससी, आपका डे टू डे का काम ही करना। जैसे आप कपड़ा बेच रहे हैं तो कपड़ा बेचना खरीदना आप डे टू डे का काम हो गया, राइट। और इंसिडेंटल टू, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंसिडेंटल है, जो ज़रूरी है करना और एसोसिएट है विद द बिजनेस के लिए एसएससी, वुड बी रेवेन्यू रिसिट चार्जेबल टू टैक्स, उसमें रेवेन्यू रिसिट ही माना जाएगा। इंसिडेंटल टू का मतलब क्या हुआ, मतलब एक होता है इंसिडेंटल वर्ड, समझने मीनिंग इंसिडेंटल, इंसिडेंटल को आप बोल सकते हैं कंपल्सरी, और एक होता है एंसिलरी, इसे बोल सकते हैं आप सब्सिडरी या एक्स्ट्रा। तो टैक्स में बोला कि कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी भी आप करते हैं अपनी मेन इनकम के साथ, तो वो भी, उससे जो पैसा मिलेगा वो भी रेवेन्यू एक्टिविटी का रेवेन्यू इनकम माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल बनाते हैं, कोकोनट ऑयल, जैसे पैराशूट कंपनी कोकोनट ऑयल बना रही है, राइट, ठीक है, डाबर ये सब, तो ऑयल बना रहे हैं। तो ऑयल लेके आप कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते घर से कोई बकेट ले आना, कोई बोतल ले आना, हम उसमें ऑयल डाल के बेचेंगे, राइट। तो इन्हें ऑयल को एक बोटल्स में पैक करना होगा, एक बोतल आपको बनानी होगी, राइट। तो इस बोतल को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंटल एक्टिविटी, क्योंकि करना ही पड़ेगा, आपको पैकिंग करके ही बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं बनेगा। एक लिमिटेड लोगों को ही बेच पाएंगे फिर आप, जैसे खुले में भी तेल बिकता है पर वो लिमिटेड लोगों, अगर आपको पब्लिक एट लार्ज को टारगेट करना है तो आपको किसी सैशे में, बोतल में, या जो मिरर बोतल है उसमें, कांच की बोतल है उसमें पैक करके ही बेचना पड़ेगा। तो ये जो बोतल का लिए भी आप जो कस्टमर से पैसा चार्ज करें, मान लेते हैं ऑयल तो आपका 20 रुपये का है, बोतल 5 रुपये की, तो आप कस्टमर से 25 ले रहे हैं, राइट। तो ये 25 रुपये रेवेन्यू रिसिट मानी जाएगी। ये तो मेन एक्टिविटी वो है ही, पर ये जो इंसिडेंटल एक्टिविटी जो करनी ही पड़ेगी आपको मेन एक्टिविटी के साथ, और इसके बदले जो आप कस्टमर से पैसा लेते हैं वो भी रेवेन्यू इनकम का ही पार्ट होगा, क्लियर। रेवेन्यू रिसिट चार्जेबल टू टैक्स। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने। आप बैंकर हैं, अगर आप बैंक हैं, फाइनेंसर हैं, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं, डॉलर वगैरह, और सेल और शेयर सिक्योरिटी, और शेयर बेचते हैं, सिक्योरिटीज़ बेचते हैं। अ शिप ब्रोकर परचेज शिप इन हिज ओन नेम, अगर आप शिप बेचने का काम करते हैं पर अपने नाम से शिप खरीदते हैं। अ शेयर ब्रोकर परचेज शेयर ऑन हिज ओन अकाउंट वुड कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजेक्शन एंटर इन यील्डिंग इनकम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। तो इनका डे टू डे का काम में शेयर खरीदना बेचना, शिप खरीदना बेचना, राइट। वेयर बिल्डिंग एंड लैंड वुड कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल एसेट, आप इन्हें फिक्स एसेट बोलते हैं, अकाउंट में कैपिटल एसेट बोलते हैं, राइट। इन द हैंड्स ऑफ अ ट्रेडर इन शेयर, अगर मान लिया आप शेयर बेच दें तो आप बिल्डिंग बेचने का काम तो नहीं कर रहे, तो जो लैंड और बिल्डिंग है वो आपके लिए कैपिटल सेट है, फिक्स सेट है। द सेम वुड कॉन्स्टिट्यूट स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन ट्रेड इन द हैंड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर। पर अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो लैंड और बिल्डिंग आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक, राइट। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मान लीजिए आपका काम ही है बिल्डिंग बना के बेचना, तो बिल्डिंग आपके लिए रेवेन्यू असेट है, फिर वो स्टॉक हो गई, और स्टॉक बेचने से जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा, रेवेन्यू इनकम होगी। पर अगर आपका काम है शेयर बेचना, कपड़े बेचना, और आप बिल्डिंग बेचते हैं, बाई चांस पैसे की नीड है तो आपने अपनी बिजनेस की बिल्डिंग बेच दी, तो वो कैपिटल एसेट है, उससे जो पैसा मिलता है वो कैपिटल रिसिट कहलाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी रिसिट कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू है, बस शॉर्ट में आपको
कि याद रखना है, अगर डे टू डे एक्टिविटी से कमा रहे हैं, आपका मेन काम ही है बिजनेस वो करना, तो रेवेन्यू, अगर उसके अलावा कोई और इनकम हो रही है जो डे टू डे एक्टिविटी से नहीं है और कैपिटल रिसिट है, तो वो आपकी कैपिटल रिसिट मानी जाएगी। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, नाम से पता चल रहा है आपका काम है शेयर बेचना और ख़रीदना, तब तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगा। पर अगर आपने कोई शेयर डिवेंचर बॉन्ड खरीदा, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर वो आपका कैपिटल गेन में आएगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट आप बेच रहे हैं, राइट। अब एक स्पेकुलेटिव इनकम भी होती है। पहले हमें स्पेकुलेशन का मतलब समझना होगा कि स्पेकुलेशन क्या होता है। सट्टा बोलते हैं हिंदी में, राइट, स्पेकुलेशन, राइट। तो ऐसे समझने, जैसे ए और बी दो पर्सन हैं, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड मतलब जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट तो आज होगा पर डिलीवरी फ्यूचर में होगी, राइट। इसने बोला कि 200 शेयर्स हैं मेरे पास, मैं तुम्हें 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ एक शेयर 100 रुपीज़ में बेच दूंगा। ये एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। इन्हें बोला कि आफ्टर 2 मंथ आई विल सेल दीज 200 शेयर एट द प्राइस ₹100 ईच। बी ने भी साइन कर दिया, एग्रीमेंट हो गया, राइट। एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, पर रिटन की एडवाइस दी जाती है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो तो आप उसको शो करके अपना पैसा ले सकें। अब अचानक 1 महीने बाद ही क्या होता है, ये जो शेयर प्राइस है मार्केट में, ये बढ़ के हो जाती है 150 रुपये, फ्लक्चुएट हो जाती है प्राइस, राइट। अब 150 का हो गया एक शेयर, और ए ने तो बेचने का प्रॉमिस करा है 100 में, तो अब ए अपना माथा पीट रहा है, परेशान हो रहा है, ओहो मैंने तो गलती कर दी, क्योंकि मैं तो ज़्यादा में बेच सकता था, कुछ टाइम रुक जाता। तो वो बी को फ़ोन करता है कि बी, मैं तुम्हें अभी शेयर नहीं बेचूंगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूँ। तो बी बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, तुमने पहले तो मुझे प्रॉमिस कर दिया 100 में दोगे, अब मैं किससे लेने जाऊँ, तो मैं तो नहीं करने दूंगा कैंसिल। बी आपको कैंसिल ही नहीं करने देगा, क्योंकि बी को तो फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट में खरीदने जाएगा तो 150 रुपये मिलेंगे, लेना पड़ेगा एक शेयर। आपसे खरीदेगा तो 100 ही देगा आपको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो यही हुआ था, राइट। तो ए के पास दूसरा तरीका भी है, वो बी को कहता है ठीक है ऐसा करो, मैं तुम्हें अपने पास से 50 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, पर शेयर, और तुम अपने पैसे मिलाओ 100 रुपये, और अब मेरे 50 मिलाओ, मार्केट से खरीदो, क्योंकि तुम मुझे वैसे भी 100 रुपये तो देने वाले ही थे। तो ऐसा करो, अपने 100 रुपये तो अपने पास रखो, मैं तुम्हें अपने पास से देता हूँ 50 रुपये, अपने 100 और मेरे 50 रुपये मिलाओ, 150 हो गए, और आप मार्केट से किसी और से खरीद लो। तो अब बी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, राइट, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो सामने वाली पार्टी आपको देने को रेडी होगी, राइट। कितने शेयर का कॉन्ट्रैक्ट था ये, 200 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट था। हर शेयर पे 50 रुपये ए अपने पास से किसको देगा, बी को ट्रांसफ़र करेगा, तो बी के पास आ जाएंगे 10,000 रुपीज़, राइट। अब बी को तो प्लस के, यहाँ बी के लिए बोलेंगे प्लस के 10,000 आ गए, और ए के लिए माइनस हो गए 10,000, उसके पास से चले गए। तो ये होता है स्पेकुलेशन। सर अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे स्पेकुलेशन को, क्या कोई अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यू में या कहीं पे भी, स्पेकुलेशन इज अ सिचुएशन, एक ही वो परिस्थिति होती है इन विच विदाउट एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, कोई गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ए ने कोई सर्विस नहीं दी है बी को, ना ए बी ने कोई गुड्स दिया है सर्विस को, विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, वन पार्टी इन अ गेन पोजिशन, एक पार्टी को तो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 रुपये आ रहे हैं, एंड अदर पार्टी इन अ लॉस पोजिशन, दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा है ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, यहाँ प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट में प्राइस बदल रही है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, मार्केट ने प्राइस चेंज करी है, इस वजह से एक पार्टी को नुकसान हो रहा है, एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। क्लियर। तो स्पेकुलेशन को कोई भी पूछते, कई बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं स्पेकुलेशन गैम्बलिंग में, वो भी हम पढ़ेंगे आगे अभी। स्पेकुलेशन का मतलब होता है विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, बिना किसी दूसरे को कोई गुड्स और सर्विस दिए, ठीक है, एक पार्टी को हो रहा है प्रॉफिट, एक पार्टी को हो रहा है लॉस ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, ये जरूर बोलना है, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, तो इसे हम स्पेकुलेशन का नाम देते हैं, राइट। अब बी चाहे खरीदे शेयर ना खरीदे, उसे तो मिल गए ना 10,000, अब वो तो बी चाहे तो शेयर खरीदे ना ही खरीदे, ये थोड़ी चेक करने जाएंगे तुमने तो लिए नहीं शेयर, झूठ बोल के लिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट तो ही हुआ था, तो ए बी को प्रॉफिट हो गया, भले अभी शेयर खरीदे या नहीं खरीदे, इसके पास तो आ गए 10,000 रुपये और इसके पास से चले गए, राइट। अब कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ए ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी करता है और मार्केट में आज अगर ए बेचने जाएगा तो सर ए को तो 150 रुपीज़ ही मिलेंगे,
मार्केट में जब ए बेचने जाएगा तो 150 मिलेंगे सर, और 50 तो उसने बी को दे दिए, तो बात तो वही पड़ गई, 100 रुपये का ही फ़ायदा हुआ ए को, और बी भी दे रहा था 100 रुपये, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। ए बुलिश पर्सन है। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक तो बुलिश, शेयर मार्केट की लैंग्वेज में अगर बात करें बुलिश, और बियरिश। बुलिश पर्सन पॉजिटिव सोच रहा होता है, इसे उम्मीद होती है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, और बियरिश पर्सन नेगेटिव सोच रहा होता है प्राइस गिरेंगे, तभी तो लोग बेचते खरीदते हैं। एक सोच रहा है बढ़ेगी प्राइस, एक सोच रहा है गिरेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक बुलिश पर्सन है, इसे ये अभी भी उम्मीद है कि शेयर प्राइसेस और ऊपर जाएगा, राइट, और इसे प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो 150 की जगह आप एक महीने बाद प्राइसेस 220 हो जाते हैं, वो शेयर 220 पे पहुंच जाता है। अब ए इस मौके का फ़ायदा उठाएगा, अब बेचेगा ए, 220 तो बेचने पे मिलेंगे पैसे, और 50 रुपये उसने बी को दिए थे बेचने पे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे, तो अब 170 रुपये मिल गए, तो अब 70 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए ना, क्योंकि बी तो 100 रुपये देता। तो ये होता है, तो ए बुलिश पर्सन होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है। बुलिश पर्सन तो इसे उम्मीद है कि प्राइसेस और बढ़ेंगे, राइट, तो ऐसा कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्पेकुलेशन विदाउट एक्सचेंज एनी गुड्स एंड सर्विस, बिना किसी को गुड्स और सर्विस दिए, वन पार्टी इन अ गेन पोजिशन एंड अदर पार्टी इन अ लॉस पोजिशन ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। ये ज़रूर बोलना है, ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है मार्केट में, उसकी वजह से एक पार्टी को लॉस हो रहा है, दूसरी पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम सट्टा बोलते हैं। अब सर गैम्बलिंग क्या होती है? जुआ। गैम्बलिंग तो बहुत इजी है, आप किसी के साथ शर्त लगा रहे हैं कि भाई आज सचिन तेंदुलकर ने अगर शतक लगा दिया, सेंचुरी लगा दी, तो मैं तेरे को 200 रुपये दूंगा, नहीं तो तू मुझे 200 रुपये देना। तो यहाँ कोई प्राइस का फ्लक्चुएशन थोड़ी हो रहा है, आप तो किसी की स्किल पे बैट लगा रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ पे बैट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं और आपस में, तो यहाँ प्राइस का कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, राइट, प्राइसेस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा। तो ये गैम्बलिंग हो गया, और ये इलीगल है ज़्यादातर स्टेट्स में। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गैम्बलिंग, लॉटरी, बैटिंग को इलीगल करे या इलीगल डिक्लेयर करें, राइट। तो ये इलीगल एक्टिविटी अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको जेल हो सकती है, राइट। तो इसलिए गैम्बलिंग को इलीगल बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे यहाँ तो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ आपने किसी की स्किल पे बैट लगाई है, किसी इवेंट पे बैट लगाई है, जब प्राइस का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो ये इलीगल एक्टिविटी होगी। क्लियर? अब सर स्पेकुलेशन से जो इनकम होती है वो कौन से हेड में आएगी? हम पढ़ चुके हैं 5 हेड हैं इनकम के। एक तो है सैलरी, अगर आप मालिक नौकर का संबंध है तो जहाँ पे जो पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में आएगा। अगर आप मकान किराए पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, रेंटल इनकम। अगर आप कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड आएगा। अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, फिक्स एसेट बेचते हैं, तो कैपिटल गेन हेड आएगा। और जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आती वो अदर सोर्सेज में आएगी, राइट। आपने पढ़ा था 5 हेड, और इन पाँचों हेड के टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन प्लस कैपिटल गेन, द टोटल ऑफ 5 इज नोन एज ए ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्वेश्चन उठता है सर, सट्टे से जो प्रॉफिट हो रहा है किस में आएगा? तो टैक्स वाले ने बोला कि बिजनेस बीएनपी में 2 तरह की इनकम आ सकती है। एक तो होती है बिजनेस इनकम, बिजनेस प्रोफेशन, और एक होगी स्पेक्युलेटिव इनकम, स्पेक्युलेटिव सट्टा। अगर आप सट्टे से कोई इनकम कमाते हैं तो वो भी बिजनेस हेड में ही आएगी। यानी एक होती है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी नॉर्मल बिजनेस जो आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, सी है तो सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिजनेस प्रोफेशन नॉन स्पेकुलेटिव होगी वो इनकम। और एक होगी स्पेकुलेटिव इनकम जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से अराइज होगी, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा सर ये स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीदा, 6 महीने के बाद बेचता हूँ मैं उसको, मैंने आज खरीदा वो शेयर 400 रुपये का, और बेच रहा हूँ मैं किसी 6 महीने बाद किसी को 600 रुपये का, तो 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो क्या ये भी सट्टा हुआ सर? नहीं, ये कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था ना, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल गेन में आएगा। अब सर पता कैसे चलेगा स्पेकुलेटिव है? इंट्राडे ट्रांजेक्शन है, अगर इंट्रा मतलब एक दिन का ही, जैसे मैंने आज सुबह एक शेयर खरीदा 100 रुपये का, और 3 बजे दोपहर में बेच दिया किसी को 130, तो 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ये भी इन्वेस्टमेंट है, मैंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था शेयर में, पर बेचा 130 में, पर मेरा मोटिव क्या था? सट्टा से प्रॉफिट कमाना, प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाना। तो फिर टैक्स वाले ने बोला कि ये बीएनपी हेड में आएगा, ये स्पेकुलेटिव प्रॉफिट माना जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि डिपेंड करता है आपका मोटिव क्या है। ये बहुत सब्जेक्टिव आंसर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही है। जब हम रिटर्न भरते हैं किसी पर्सन की तो चेक करते हैं कि उसका मोटिव स्पेकुलेटिव था या इन्वेस्टमेंट था।
अगर इन्वेस्टमेंट है उसका मोटिव, तो इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कैपिटल गेन में आएगा। पर उसका मोटिव स्पेकुलेटिव था, वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट कमा रहा था, तो वो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जब आप सी फाइनल में हायर क्लासेस में आते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी से जो प्रॉफिट होता है, तो अगर आपका डे टू डे का ही काम है, आप ब्रोकर हैं, तब तो ये बीएनपी हेड में आएगा। पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया था शेयर सिक्योरिटी में, तो कैपिटल गेन में हेड में आएगा। और अगर वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन था, तो बिजनेस हेड में आएगा। इन द केस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, अगर कोई प्रॉफिट होता है शेयर और सिक्योरिटी को बेचने में, सिक्योरिटीज एक कॉमन वर्ड है, इसमें शेयर डिवेंचर बॉन्ड सब आते हैं। सिक्योरिटीज अगर कोई आपसे पूछ ले तो कैसे डिफाइन करेंगे? सिक्योरिटी मीन्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो इजीली ट्रांसफर हो जाए। कई बच्चों को आज तक सिक्योरिटी की डेफिनेशन मीनिंग ही ढंग से समझ में नहीं आता, वो भी समझ लें। सिक्योरिटीज ये वो वाली सिक्योरिटी नहीं कि किसी आप सिक्योरिटी रखने कोई गिरवी रखवा रहे हैं कोई चीज़, राइट? ये शेयर मार्केट की टर्म से बात हो रही है, स्टॉक मार्केट की टर्म से बात हो रही है। सिक्योरिटी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो बीआरबीपी आप पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिन्हें इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, जिसके लिए आपको किसी भी कानून की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे नोट्स होते हैं आपकी जेब में, 10 रुपये का या 100 रुपये का नोट है आपके पास, राइट? तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आपको आरबीआई की परमिशन थोड़ी लेते हैं, बिना परमिशन के आप इजीली एक आदमी से दूसरे आदमी को दे सकते हैं करेंसी, और उस पर लिखा भी रहता है मैं बियरर को, मैं धारक को प्रॉमिस करता हूँ 10 रुपये देने का, राइट? इस पर किसी का नाम नहीं होता है नोट पे। इजीली ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाती हैं जो डॉक्यूमेंट, उन्हें बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बीआरबीपी भी, बिल्स रिसीवर और बीपी आप पढ़ते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। तो सिक्योरिटीज़ आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इशूड बाय कंपनी, कौन इशू करती है? कंपनी इशू करती है। इशूड बाय अ कंपनी, क्यों इशू करती है? टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। टू रेज फंड मतलब पैसा, फ्रॉम द पब्लिक। तो ये होता है इसका मीनिंग। सिक्योरिटी का अगर आपसे कुछ कोई पूछ ले बॉडी में, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, तो सिक्योरिटी मींस एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है। जैसे मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर है, राइट? तो मुझे अंबानी जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो रिलायंस कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता हूँ, डिवेंचर बॉन्ड, राइट? तो सिक्योरिटीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज इजीली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इशूड बाय अ कंपनी, जो एक कंपनी इशू करती है इन द पब्लिक टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा लाने के लिए, तो उन्हें हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, वो शेयर भी हो सकते हैं, वो डिवेंचर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ प्रॉफिट अराइज होता है फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज, द नेचर ऑफ द प्रॉफिट हैज़ टू बी असर्टेन फ्रॉम द मोटिव। आपको देखा जाएगा आपका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या थी, पर्पस क्या था, विच दे वर बॉट। अगर आप डे टू डे डील कर रहे हैं तो बिजनेस है, अगर आप स्पेकुलेटिव इनकम है तो भी बिजनेस हेड में आएगी, पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा था तो कैपिटल गेन में आएगा। तो डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन क्या थी। इफ द शेयर वर एक्वायर्ड एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे शेयर खरीदते हैं, और विद अ व्यू टू एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, आपका मोटिव है कंट्रोल एक्वायर करना उस कंपनी में, और फॉर ऑब्टेनिंग अ मैनेजिंग और सेलिंग एजेंसी या डायरेक्टरशिप एक्वायर करना, द प्रॉफिट और लॉस ऑन देयर सेल वुड बी कैपिटल नेचर, तो कैपिटल गेन हेड लगेगा क्योंकि आपका मोटिव इन्वेस्टमेंट है। बट इफ द शेयर वर एक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज ए डीलर, अगर डीलर है, आपका काम ही है शेयर बेचना खरीदना डे टू डे, तो फिर वो बिजनेस में हेड में आएगी। इट वुड कॉन्स्टिट्यूट ए स्टॉक इन ट्रेड, वो आपका स्टॉक है, स्टॉक तो आप समझते हैं, एनीथिंग इन विच यू आर डीलिंग ऑन डे टू डे बेसिस, उसे स्टॉक बोलते हैं। इफ द शेयर वर एक्वायर्ड विद स्पेकुलेटिव मोटिव, पर आपका सट्टा का मोटिव था, स्पेकुलेटिव था, यानी प्राइस वेरिएशन से आप फायदा उठाना चाहते थे, द प्रॉफिट और लॉस ऑल्दो ऑफ अ रेवेन्यू नेचर, भले डे टू डे का है, पर इसे वुड हैव टू बी डेल्ट विद सेपरेटली, से सेपरेटली शो किया जाएगा फ्रॉम द बिजनेस और लॉस ऑफ अदर बिजनेस, यानी स्पेकुलेशन का जो बिजनेस है वो अदर बिजनेस माना जाएगा, उसे बीएनपी हेड में शो किया जाएगा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कोई फॉरेन बैंक है तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोलेंगे जो इंडिया में पैसे लगा रहा है, राइट? भले उसका स्पेकुलेटिव मोटिव है, पर टैक्सों ने बोला कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उसे सेबी के अकॉर्डिंग हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस का ही मानेंगे, और वो कैपिटल गेन हेड में ही टैक्स देगा।
Security held by foreign institutional investor which has invested in such security in accordance with the regulation made under SEBI Act 1992. जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा लगाया है, वुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, उन शेयर्स को कैपिटल असेट ही माना जाएगा। इवन इफ द नेचर ऑफ सच सिक्योरिटी इन द हैंड ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्टॉक इन ट्रेड, भले ही वो डे टू डे का काम उनका खरीदना बेचना, पर सेबी ने बोल रखा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, अब आपको सेबी तो नहीं पढ़नी है, आप देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जिन्हें सेबी अलाउ करता है इंडिया में पैसा लगाने के लिए, तो वो भले डे टू डे बेच रहे खरीद रहे हैं, उनका काम है स्पेकुलेशन से भी कमाना, ठीक है, पर उन्हें कैपिटल गेन ही माना जाएगा। The same would be treated capital asset and the profit on transfer would be taxable as capital gain. इन्हें capital gain head में टैक्स देना होगा, भले ये डे टू डे बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। थर्ड, अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन इट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, क्या मैं साल में एक बार ही बेचता हूँ कोई सामान, तो क्या वो भी बिजनेस माना जाएगा? बिल्कुल। आपको लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी सोसाइटी जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक मेला लग रहा है, फेयर लग रहा है, तो आपने सोचा हम सस्ते दामों में खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे और महंगे दाम में बेचेंगे, पूरे दिन चलेगा मेला, सुबह 8 से रात के 12 बजे तक, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, एक दिन ही आपने एक्टिविटी करी, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो क्वेश्चन उठता है क्या इसे बिजनेस माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो एक दिन ही कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस नहीं, हेड में टैक्स नहीं दूंगा, मैं अदर सोर्स नहीं। टिप, अगर आप एक भी दिन बिजनेस करते हैं तो भी वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं, मे कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है बिजनेस माना जाएगा, एडवेंचर माना जाएगा इन द नेचर ऑफ ट्रेड, इवन इफ इट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द असेसिव बिजनेस, भले वो आपका डे टू डे का बिजनेस नहीं है। रिपीटेशन ऑफ सच ट्रांजेक्शन नॉट नेसेसरी, बार बार रिपीट हो कोई ट्रांजेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है टैक्स में। 10, अब बल्क परचेज फॉलोड बाय बल्क सेल, आपने सस्ती कीमत में खरीदा कोई सामान और महंगे दाम में बेचा, बल्क सेल करी, और सीरीज ऑफ रिटेल सेल और बल्क सेल फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रिटेल परचेज, यानी बार बार आपने परचेज करी, बार बार सेल करी, या तो एक बार में बहुत लंबा सामान खरीदा और एक बार में बेचा, तो एक ही ट्रांजेक्शन पर अगर आप सीरीज मतलब थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एडवेंचर नेचर ऑफ ट्रेड ही माना जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम अराइजिंग देयर फ्रॉम, जो भी आपको इनकम हो रही है वुड बी टैक्सेबल, वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। परचेज ऑफ एनी आर्टिकल, कोई भी वस्तु खरीदना विच नो इंटेंशन टू रीसेल इट, आप उसे बेचेंगे नहीं, आपकी इंटेंशन बेचने की नहीं, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट रीसोल्ड अंडर चेंज सर्कमस्टेंस, पर बाद में जाके आप उन्हें बेच दें, वुड बी अ कैपिटल नेचर, फिर तो कैपिटल एसेट है, शेयर आपने रखा अपने पास 8-10 महीने बाद बेच रहे हैं, राइट, तो कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल गेन होगा, वुड अराइज। हाउएवर व्हेन एसेट इज परचेज विद द इंटेंशन टू रीसेल, आपने खरीदी कोई एसेट बेचने के मोटिव से, तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका काम है खरीदना और बेचना। द क्वेश्चन वेदर द प्रॉफिट ऑन सेल इज कैपिटल रेवेन्यू, क्वेश्चन उठता है कैपिटल प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है। पहला, द कंडक्ट ऑफ द एसेसी, आपका कंडक्ट देखा जाएगा कि आपका डे टू डे का काम है तो रेवेन्यू है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल गेन है। द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द आर्टिकल परचेज, देखा जाएगा आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी थी। द नेचर ऑफ द ऑपरेशन वर्क, आपने क्या क्या काम किया था। वेदर द वेंचर बिजनेस इज ऑन कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट, आपका काम आप कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रहे हैं या डे टू डे के लिए कर रहे हैं। अदर रिलेटेड सर्कमस्टेंस, मतलब फिर डिपेंड करता है कि आप अगर कोई एसेट डेली खरीद रहे बेच रहे हैं और आपका डे टू डे का काम है तब तो बिजनेस होगा, पर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए पैसा लगाया फिर बेच रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो यानी ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है इन शॉर्ट कि भले ही कोई सिंगल ट्रांजेक्शन भी है, भले ही आपने बहुत सारा सामान एक साथ खरीदा बल्क में और बहुत एक साथ बेच दिया, तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। डिपेंड करता है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है और बहुत इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन, और अगर आपका डे टू डे का ट्रांजेक्शन है तो वो बीएनपी हेड में आएगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस, सर अब ये क्या होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस? ये रूल होता है, अगर मान लीजिए आप एग्रीमेंट करते हैं, ए ने बी के साथ 8 कॉन्ट्रैक्टर है मान लेते हैं, प्रॉमिस किया कि एक बिल्डिंग बना के देगा, तैयार करके देगा, बी को एक बिल्डिंग बनानी है, तो ए ने प्रॉमिस कर दिया कि 2 महीने में बिल्डिंग मतलब 2 साल में, 2 महीने नहीं सॉरी 2 साल में बिल्डिंग बना के तैयार कर देगा। पर बी को डाउट है कि अगर इन्हें 2 साल में बिल्डिंग तैयार नहीं करी तो फिर से नई जगह किराए पे लेनी पड़ेगी, अपना बिजनेस चलाने के तो किराया देना पड़ेगा। तो बी इस एग्रीमेंट में क्लॉज डलवाएगा, एक प्रावधान डलवाएगा कि अगर 2 साल में बिल्डिंग बन के तैयार नहीं होती है तो हर महीने ए को मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि फिर मुझे बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो बी ने एग्रीमेंट में क्लॉज डलवाया कि अगर 2 साल में बिल्डिंग नहीं बना के देता है ए, तो आफ्टर 2 ईयर एवरी मंथ बी विल चार्ज ₹2 लाख, तो 2 लाख रुपए चार्ज करेगा। तो इसे बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस लॉ की लैंग्वेज में।
यानी अगर हमें डिफाइन करना हो लिक्विडेटेड डैमेजेस को तो क्या बोलेंगे, अगर आप कोई लॉ तोड़ते हैं या कोई कंडीशन ब्रेक करते हैं एज पर लॉ, मतलब कोई क्राइम नहीं किया आपने, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें कोई कंडीशन आपने वायलेट की है, तो सामने वाली पार्टी को आपको एक कंपनसेशन देना पड़ता है, हर्जाना देना पड़ता है, उस हर्जाने को लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं, राइट। अब क्वेश्चन उठता है जैसे मान लीजिए एक ने बी को देना शुरू कर दिया 4 लाख रुपए, 2 महीने लेट बना के दी बिल्डिंग, तो 4 लाख रुपए दिए, राइट। तो ये ए के लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस लॉस हुआ, ए के लिए तो लॉस हुआ, बी के लिए प्रॉफिट हो गया, पढ़ लेते हैं। रेसिट, हाँ, और इसमें भी समझिए मान लो कि अब एक तो क्वेश्चन होता है बी को जो ये 4 लाख रुपए मिले हैं एक्स्ट्रा, तो ये कौन सी इनकम है, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की, ऑब्वियसली कैपिटल रेसिट है, क्योंकि अदर देन नॉर्मल सिचुएशन है, बी को जो पैसा मिल रहा है डे टू डे एक्टिविटीज जो मिलता है वो तो रेवेन्यू होता है। तो ये जो 4 लाख रुपए मिल रहे हैं बी को, क्योंकि कोई फिक्स असेट थी, जो फिक्स असेट बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, उसके अगेंस्ट में मिल रहा है पैसा, तो कैपिटल असेट होगी, राइट। रिसिट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर आपको लिक्विड डैमेजेस मिल रहा है डायरेक्टली और एंड इंटीमेटली लिंक विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल असेट, कोई कैपिटल असेट बन रही थी, बिल्डिंग बन रही थी जैसे इसको इसमें, विच लीड टू डिले इन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में देरी की है इन्हें, और प्रॉफिट मेकिंग ऑपरेटर्स अ कैपिटल एसेट, वो आपकी कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। द अमाउंट रिसीव बाय एसएससी टुवर्ड कंपनसेशन फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, इस अर्निंग सोर्स इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आपका डे टू डे का काम नहीं है, हेंस इट इज अ कैपिटल रिसीट इन द हैंड ऑफ द एसएससी, तो ये आपके लिए कैपिटल रिसीट ही माना जाएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आप ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि वो 2 महीने बाद स्टॉक की डिलीवरी देगा, स्टॉक मतलब गुड्स जिसमें आप डे टू डे बेचते हैं, अब वो 1 महीना देरी हो गया, तो उसने हर जाने के तौर पे आपको 10,000 रुपये का आपकी वैल्यू कम कर दिया, आपको प्रॉफिट कम कर दिया, 10,000 रुपये दिए मान लेते हैं, तो ये भी लिक्विडेटेड डैमेजेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसके लिए आप दूसरी पार्टी को जो हर्जाना दे रहे हैं, जो कंपनसेशन दे रहे हैं, उसे हम लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है ये कैपिटल रिसिट है रेवेन्यू, ये रेवेन्यू रिसिट है, क्योंकि स्टॉक क्या है, रेवेन्यू एसेट है, डे टू डे बेचते खरीदते हैं, तो उसके बदले जो पैसे मिल रहे हैं वो ये रेवेन्यू रिसिट ही मानी जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई कैपिटल एसेट के बदले कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलता है तो कैपिटल रिसिट है, कोई रेवेन्यू रिसिट के बदले अगर कोई लिक्विड डैमेजेस मिलता है तो रेवेन्यू रिसिट है। नेक्स्ट, कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नाम से पता चल रहा है, जैसे आपने कोई एजेंसी ली थी, एजेंसी ले सकते यानी कोई फ्रेंचाइजी एजेंसी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा की एजेंसी ली, राइट, आपको 5 साल के लिए अलाउ किया था कंपनी ने कि आप 5 साल तक डोमिनोज का नाम यूज़ कर सकते हैं और आपको रॉयल्टी देनी होगी। अब 3 साल बाद ही कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं कर सकती, पहले तो परमिशन 5 साल की दी थी, आपने 5 साल के बेस पे बिजनेस स्टार्ट किया, पर अब कंपनी कह रही नहीं हम 3 साल बाद ही आपसे एग्रीमेंट तोड़ेंगे, तो नुकसान कर रही है कंपनी आपका, तो कंपनी डोमिनोज वाले बोल रहे हैं हम आपको 10 करोड़ का कंपनसेशन देते हैं। तो ये जो 10 करोड़ रुपये मिले आपको, राइट, आपकी इनकम का सोर्स ही बंद हो गया, अब तो आपकी इनकम, अब आप डोमिनोज पिज़्ज़ा का नाम यूज़ नहीं कर सकते, डोमिनोज फ्रेंचाइजी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो टैक्स में बोला अगर इनकम का सोर्स ही बंद हो रहा है और उसके बदले कोई आपको पैसे मिलते हैं तो वो कैपिटल रिसिट है, क्योंकि अब तो सोर्स ऑफ इनकम ही चला गया, अब आप उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं हो रहा है, आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे कोई हर्जाना दिया गया है, तो वो रेवेन्यू रिसिट है। जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो फैक्ट्री में काम करता था, अचानक से उसे करंट लगता है और वो 20 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चला जाता है, तो एम्प्लॉयर अपने पास से उसे 40,000 रुपये देता है, ट्रीटमेंट तो कराएगा एम्प्लॉयर, साथ में 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देता है, तो ये भी अभी रिसिट हुआ, पैसा मिला, अभी कौन सी रिसिट है, कैपिटल रेवेन्यू, ये रेवेन्यू ही है, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी खत्म हुआ, आपकी जॉब थोड़ी गई, तो ये रेवेन्यू रिसिट है। यानी कहने का मतलब क्या, अगर कोई ऐसा पैसा मिलता है जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम ही चला जाता है तो वो कैपिटल रिसिट है, पर अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं जाता है और उसके टेम्प्रेरी बेसिस पे आपको कोई पैसा मिलता है तो वो रेवेन्यू रिसिट होता है। पढ़ लें, Wherein assessee receive compensation on termination of agency, आपसे एजेंसी छीन ली गई है, खत्म कर दी गई, बिजनेस बीइंग ओनली सोर्स ऑफ इनकम, आपका यही सोर्स ऑफ इनकम था, द रिसिट ऑफ इज कैपिटल नेचर, वो कैपिटल नेचर की रिसिट है, पर टैक्स अंडर सेक्शन 28 और बिजनेस हेड में टैक्स देना होगा। हाउएवर वेयर द असेसी हैज़ अ नंबर ऑफ एजेंसी, बहुत सारी एजेंसी थी, एंड वन ऑफ देम इज टर्मिनेटेड, एक बंद होती है, एंड कंपनसेशन रिसीव देयरफॉर द रिसिट वुड बी रेवेन्यू नेचर, तो वो रेवेन्यू नेचर की, जो 10 जगह फ्रेंचाइजी दे रखी थी डोमिनोज पिज़्ज़ा ने, एक जगह ही कैंसिल किए, बाकी जगह आपको अलाउ कर दिया, तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं हुआ, राइट। सिंस टेकिंग अप एजेंसी एंड एक्सप्लॉइटिंग द सेम फॉर अर्निंग इनकम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। अगर परमानेंट इनकम सोर्स खत्म हो रहा है तो कैपिटल रिसिट होगा। तो लॉस ऑफ
वन एजेंसी वुड बी मेड गुड बाय प्रॉफिट अनदर एजेंसी। अब एक एजेंट 10 जगह चलाने को राइट दिया बिजनेस का डोमिनोज ने, एक जगह लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, अब दूसरी 9 जगह से रिकवर कर सकते हैं। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। अगर आपकी जॉब ही चली जाती है, आपको पहले ही जॉब से निकाल दिया जाता है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, वो कंपनसेशन मिलता है, द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल तो कैपिटल माना जाएगा क्योंकि जॉब ही चली गई। बट इट इज टैक्सेबल प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11। और मान लीजिए उस पर उसकी डेथ हो गई एम्प्लॉय की, उसके परिवार वालों को पैसा मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। Compensation received or receivable in connection with termination or modification of the terms and condition any contract relating to business shall be a business income। अगर बिजनेस की कोई टर्म्स कंडीशन बदलती है और इसके बदले कोई पैसा मिलता है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं हुआ, पैसा मिल रहा है तो बिजनेस की इनकम है। यानी इस पैराग्राफ में सिंपल ये कहना चाह रहे हैं टैक्स वाले कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ही खत्म हो गया तो जो पैसा मिल रहा है एज ए कंपनसेशन वो कैपिटल एसेट होगा। और अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म नहीं हो रहा है, आपको टेम्प्रेरी बेसिस पे कोई पैसा दिया गया, कोई मॉडिफिकेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, कोई चेंजेस हुए हैं, इस वजह से पैसा दिया गया, तो वो रेवेन्यू रिसीट माना जाएगा। गिफ्ट, लास्ट टॉपिक है गिफ्ट। अभी आप पढ़ेंगे गिफ्ट सबको पसंद होते हैं। गिफ्ट मतलब विदाउट कंसेशन, बिना कुछ दिए, ठीक है, आपको पैसा मिलता है या कोई वस्तु मिलती है तो उसे आप गिफ्ट बोलते हैं। रिलेटिव से कितना भी गिफ्ट मिल सकता है, टैक्स में कोई नहीं लगता है टैक्स। टैक्स में बोला अगर रिलेटिव आपको गिफ्ट देते हैं, रिश्तेदार आपको गिफ्ट देते हैं, मामा मौसी, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो कितना भी गिफ्ट दे सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे कैश में दें चाहे काइंड में दें, कोई वस्तु दें। पर अगर अदर देन रिलेटिव है तो 50,000 की लिमिट दी है टैक्स वालों ने। जैसे कोई फ्रेंड दे रहा है आपका, आपके फ्रेंड ने आपको 4 लाख रुपए दिए गिफ्ट के तौर पे, वापस नहीं लेगा तो गिफ्ट हो गया, तो टैक्स वाले 50,000 तो माफ़ कर देंगे और 3.5 लाख पे गिफ्ट लगेगा, ऐसा होगा नहीं। 50,000 का मतलब हुआ कि अगर 50,000 के अंदर रहेगा तब तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, पर 50,000 रुपये से एक भी रुपया ज़्यादा हो तो पूरी वैल्यू पे टैक्स देना होगा, तो पूरे 4 लाख रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर अदर देन रिलेटिव हमें गिफ्ट मिलता है और वो 50,000 की लिमिट में रहता है तब तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। सबका मिला के देखा जाएगा, 10 फ्रेंड ने दिया तो 10 का टोटल, और जैसे ही अगर 50,000 रुपये से एक भी रुपया एक्सीड हुआ तो पूरी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, 50,000 लेस नहीं किए जाएंगे। ये हम आगे अदर सोर्सेज में भी पढ़ेंगे। नॉर्मली गिफ्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट है क्योंकि डे टू डे थोड़ी गिफ्ट मिलता है, तो एक तरह से कैपिटल एसेट है। अदर देन नॉर्मल सिचुएशन में जो पैसा मिल रहा है उसे कैपिटल एसेट बोलते हैं। इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट, हाउएवर सर्टेन गिफ्ट आर ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ इनकम टैक्स। सारे गिफ्ट पे टैक्स लगता है, कुछ गिफ्ट पे लगता है टैक्स जो आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसिट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है लैंड बिल्डिंग विदाउट कंसिडरेशन, बिना फ्री में, इज ब्रॉट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में टैक्स देना होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी सम ऑफ मनी, कोई पैसा मिलता है और वैल्यू मिलती है प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसेशन, फ्री में, और इनएडुकेट कंसेशन, इनएडुकेट कंसेशन कम पैसे दे रहे हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको मकान बेचा, मकान की वैल्यू है सपोज 1 करोड़, दे रहा है, बेचा नहीं सॉरी गिफ्ट दे रहा है। अब आप कह रहे बोल रहे भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता है, 1 करोड़ का मकान मैं तेरे से दे रहा हूँ फ्री में, मैं शगुन के तौर पे तुझे दे देता हूँ 1 लाख रुपए। ठीक है, आपने से बोला अच्छा नहीं लगता फ्री में लेना, तो 1 लाख रुपए दे नहीं, तो एक तरह से आपके 99 लाख बच गए, तो ये भी गिफ्ट है। कंसिडरेशन क्या है, इनएडिक्वेट है, मतलब पूरा पर्याप्त नहीं है कंसिडरेशन, 1 करोड़ देने चाहिए ना फिर उसको आपको। तो अगर आपने बिल्कुल पैसा नहीं दिया या बहुत कम पैसा दिया, इनएडिक्वेट है कंसिडरेशन, तो जितने पैसे आपके बच गए वो गिफ्ट माना जाएगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल एनी सम ऑफ मनी वैल्यू प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसेशन, या तो फ्री में मिल गया वो 1 करोड़ का मकान, और इन एडुकेट कंसेशन, आपने 1 लाख रुपए दिए 1 करोड़ के बदले, तो इन एडुकेट है कंसेशन, आपने कम दिया है। बाय एनी पर्सन अदर देन रिलेटिव, रिलेटिव के अलावा किसी और से मिला था, इस चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गिफ्ट मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। अब कौन से गिफ्ट पे लगेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप सीखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।